लेक्चर हॉल में कॉफी और इंतजार की गंध खुली हुई थी। एक ऐसी खुशबू जो पहले सुकून देती थी, लेकिन अब चुभती थी। ऊंची मेहराबदार खिड़कियों से सूरज की किरणें छनकर आती और हवा में तैरते धूल के कणों को ऐसे चमका रही थीं, जैसे छोटे छोटे कैद आत्माएं हों। 4 दिन की चुप्पी, बचाव और खुद को दूर रखने के बाद मैं पीछे की सीट पर चुपके से बैठ गई। हर कदम सोच समझ कर रखा, जैसे अपनी ही जिंदगी में भूत बनकर लौट आई हूं। मेरी स्केचबुक गोद में भारी लग रही थी, दुनिया से बचाने वाली एक ढाल की तरह। चमड़े का उसका कवर सालों की हताश ड्राइंग से घिसकर चिकना हो गया था। मैं उसे देखे बिना भी महसूस कर सकती थी। प्रोफेसर क्रिस्टोफर थॉर्न। वह लेक्चरन के पीछे खड़ा था, पीठ सीधी, टेलर्ड नेवी सूट में, प्राचीन मिथक चार्ट्स के बीच जैसे खुद कोई मिथक हो। हमारे बीच हवा में एक खतरनाक तरंग थी, जिसे सिर्फ मैं महसूस कर सकती थी। एक सिहरन, एक गुरुत्वाकर्षण जो मेरी त्वचा में उतरता जा रहा था। उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसकी नजरें पूरे कमरे में घूमी, लेकिन उस कोने से सावधानी से बचती हुई जहां मैं बैठी थी, जैसे वहां एक खालीपन हो जो उसे खींच सकता हो। उसने लेक्चरन को कसकर पकड़ लिया। लकड़ी की सतह उसके दबाव से हल्की चरमराई। मैं उस पकड़ को पहचानती थी। मैंने उस ताकत को कई जिंदगियों में महसूस किया था। हमेशा मेरी आखिरी सांस के साथ खत्म होती थी। मुझे मत देखो, मेरे बारे में मत सोचो, प्लीज, प्लीज। मौन विनती मेरे दिमाग में गूंज रही थी, हमारी बीच की नाजुक सीमा बनाए रखने की कोशिश। उसकी मौजूदगी किसी भौतिक शक्ति की तरह थी, मेरे दिल के चारों ओर बनाई गई दीवारों को तोड़ने की धमकी देती हुई। आज के लेक्चर में हम ओडिन के बलिदान पर चर्चा करेंगे। ज्ञान की कीमत, शक्ति की कीमत। देवता भी इंसानों की तरह कभी-कभी खुद के चाहते हिस्से त्याग कर वह ताकत पाने की कोशिश करते हैं जो वे सबसे ज्यादा चाहते हैं। उसने शुरू किया। उसकी आवाज मापी हुई और दूर से आती हुई भी मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। उसके शब्दों में छुपा व्यंग्य मैं ही सुन सकती थी। वही आदमी जो मेरे विनाश का माध्यम था, बलिदान की बात कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं कि मैंने कितनी बार अपने हाथों से खुद को उसके लिए कुर्बान किया, कितनी जिंदगियां हमने जी और छोड़ी। स्टूडेंट्स आगे झुके, पेन नोटबुक पर खुरचते रहे। कुछ ओडिन के मीमिर के कुएं में आंख बदलने वाली कथा पर हंसे। कमरे में जीवन था, आवाजें थीं, सब कुछ जो मुझे फिर से खोता हुआ महसूस हो रहा था। मैं बेमन से स्केच कर रही थी, पेंसिल अपने आप पन्ने पर घूम रही थी, जैसे मेरी आंखें कहीं और हों। उंगलियों के नीचे उभरते पैटर्न भूल भुलैया जैसे थे, मेरी किस्मत की तरह। बिना देखे मुझे पता था क्या बन रहा है। वही चेहरा जिसे मैंने सैकड़ों बार खींचा था, उसका चेहरा, गुस्से, दुख, प्यार के भावों में बदलता हुआ, हमेशा मेरे मरने के साथ खत्म होता। वह मुझे अनदेखा कर रहा था। अच्छा है, सुरक्षित है, दूरी ही जीने का तरीका है। मैं ये मंत्र प्रार्थना की तरह दोहरा रही थी, लेकिन शब्द खोखले लग रहे थे, उन यादों की लहरों के सामने जो मुझे फिर से डुबोने की धमकी दे रही थीं, जैसे मैं फिर से उसकी बाहों में मर रही हूं। जैसे ही स्टूडेंट अपनी चीजें समेट रहे थे, कागजों की खड़खड़ाहट और बैकपैक की झिप की आवाज हॉल में एक विदाई की तरह गूंज रही थी। मेरी आवाज उसी हलचल में चाकू की तरह काटती हुई निकली। मिस एलिनी, रुकिए, आपसे बात करनी है। स्टूडेंट के बीच कानाफूसी फैल गई। एलिनी वहीं बैठी रही। उसकी मुद्रा पत्थर जैसी कठोर थी, जैसे खुद को पूरी तरह स्थिर करने की कोशिश कर रही हो, जबकि हॉल धीरे धीरे खाली हो रहा था। उसके पीछे का सन्नाटा भारी था, बिना बोले, केवल तनाव से भरा। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में ही फैल रहा हो। मैंने इंतजार किया जब तक आखिरी स्टूडेंट भी बाहर नहीं निकल गया और दरवाजा बंद नहीं हुआ। फिर मैं उसकी तरफ मुड़ा, दूरी बनाए रखी, चेहरे पर औपचारिक ठंडा अभिव्यक्ति, पेशेवरता का मुखौटा, लेकिन मेरी आंखों में छुपा वह चिंता जो मैं जितना भी छिपाने की कोशिश करूं, दिख ही रही थी। आपको मिस हुई लेक्चर की नोट्स चाहिए होंगी। मैंने प्रिंटेड नोट्स उसके पास स्लाइड किए।
कागज की सरसराहट लकड़ी की सतह पर हल्की गूंज रही थी। और फिर मैं अपने शब्दों को संभालते हुए बोला, मैं अपने ऑफिस में की व्यवहार के लिए माफी चाहता हूं। वह काफी अनप्रोफेशनल था। मैं शर्मिंदा हूं। इट्स ओके प्रोफेसर, अब मैं वह सब भूल चुकी हूँ। एलिनी ने कठोर, टूटे हुए ग्लास जैसी आवाज में जवाब दिया। उसकी नजरें डेस्क की घिसी सतह पर टिक गई थीं, जैसे वह वहीं कोई उत्तर या भागने का रास्ता तलाश रही हो। अगर आप शिकायत दर्ज करना चाहें तो आप जरूर कर सकती हैं, एलिनी ने धीरे कहा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। और हाँ, कल का क्विज ओडिन की पौराणिक कथाओं पर है। पेज 47 से 62 पढ़िए। मेरी आवाज सावधानी से तटस्थ थी, लेकिन हाथों की हल्की कंपकंपी मेरे अंदर की उलझन को छुपा नहीं पा रही थी। एलिनी ने नोट्स उठाए। मेरी ओर एक बार भी न देखते हुए उसकी उंगलियां कागज पर हिचकिचा रही थीं, जैसे हर स्पर्श में हजारों शब्द छुपे हों। उसके कंधे अभी भी तनते हुए थे। जैसे ही वह हॉल से बाहर गई, दरवाजे के बंद होने की आवाज ने यह एहसास दिलाया कि सब कुछ खत्म हो गया, जैसे यह पूरी कहानी अपने अंतिम अध्याय तक पहुंच गई हो। मैं धीरे धीरे सांस छोड़ता हुआ बालों में हाथ फेरता रहा, अपनी सावधानी पूर्वक सजी हुई व्यवस्था को अस्त व्यस्त करते हुए। सीमाएं। मैंने सीमाएं बनाई। यह सोचकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन हमारी आखिरी मुलाकात में उसकी डर से भरी आंखों की छाया अब भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने उन आंखों में क्या देखा था? पहचान, डर, या कुछ ऐसा जिसे मैं समझ ही नहीं पा रहा था। हर बार जब मैं उसकी याद करता, उसका ठहरा हुआ डर भरा चेहरा मेरे सामने उभर आता, और हर बार मुझे यह एहसास होता कि कोई भी नियम, कोई भी पेशेवर दूरी इस खतरनाक खिंचाव को रोक नहीं सकती। एक इनविजिबल शक्ति जो हमारे बीच काम कर रही थी और जिसे मैं अब तक समझ ही नहीं पाया। मेरा अपार्टमेंट नियंत्रित खालीपन का नमूना था। साफ सुथरा, मिनिमलिस्ट, ठंडा। फर्श से छत तक खिड़कियां शहर की रोशनी का पैनोरामिक दृश्य देती थीं, जैसे गिरते हुए तारे नीचे झिलमिला रहे हों। किताबें दीवारों के खिलाफ किले जैसी ढेर में रखी थीं। उनकी पीठें रंग और ज्ञान के ज्यामितीय पैटर्न बना रही थीं, जैसे वह रहस्य मेरी अनजानियत पर हंस रहे हों, जो सच में मायने रखता था। सतहों पर कोई तस्वीर नहीं थी, कोई व्यक्तिगत स्पर्श नहीं जो गर्माहट या इतिहास का एहसास देता। यह जगह बस काम करती थी, जीवित नहीं, इसके मालिक का प्रतिबिंब। मैं कमरे में आगे पीछे चलता रहा। मेरे कदमों की आवाज सन्नाटे में दिल की धड़कन जैसी गूंज रही थी। माथे को रगड़ते हुए उस लगातार दर्द को दूर करने की कोशिश की, जो थकान से नहीं बल्कि उस महिला से जुड़ा था जो मेरे दिमाग में भूत बनकर घूम रही थी। मैं उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो आंखें, रहस्यों से भारी और घायल, ऐसे रहस्य जिनको मैं समझ ही नहीं सकता। और वह डर, इतना असली कि जब वह मुझे देखती मैं भी महसूस करता, और जब उसने मुझे धक्का दिया था तब ऐसा लगा जैसे कोई फंसा हुआ, डरता हुआ जानवर अपने जीवन के लिए लड़ रहा हो। मैं फर्श से छत तक की खिड़की के पास झुक गया, आंखें बंद कर लीं। नीचे शहर की रोशनी धुंधली हो गई, पानी की तरह फैल गई। एक दुनिया जहां हर कोई जुड़ा था और मैं पूरी तरह अलग। मेरे दिमाग में मुझे ऐसे लगा, एलेनी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। कोई डर नहीं, कोई आग नहीं। मैंने उसे अपने बाहों में लिया था। अब सिर्फ प्यार, अपनापन था। यह कल्पना इतनी जीवंत, इतनी मीठी थी कि मैं एक पल के लिए उसकी खुशबू महसूस कर पाया, उसकी मौजूदगी की गर्माहट, उसका प्यार। नहीं, मेरी आंखें झपट कर खुल गईं। शहर फिर से साफ दिखा। वो एक स्टूडेंट है, मैं उसका प्रोफेसर। ये फॉरबिडन है और उतना ही खतरनाक। मैं बाथरूम की ओर भागा, ठंडा पानी अपने चेहरे पर मारा, जैसे बर्फ की बाल्टी ने मुझे हकीकत में उतार दिया हो। शीशे में अपनी ही नजरों से देखा। चेहरा परिचित और अजनबी दोनों। एक आदमी जो उन फॉरबिडन इच्छाओं से जूझ रहा था जो कभी पूरी नहीं हो सकती। खुद पर काबू पाओ, मैंने अपनी परछाई से कहा। शब्द तेज, जरूरी। मेरे उलझन के तूफान में एक लाइफलाइन। मैंने अपना मुंह धोया,
तैयार हुआ और बाहर चला गया, बस दिमाग को उन ख्यालात से मुक्त करने के लिए। बार शोर और हलचल से जीवंत था। गिलासों की खड़खड़ाहट, बातें एक दूसरे में घुलती मिलती और बांस की धड़कन फर्श के जरिए मेरी रूह तक पहुंच रही थी, जैसे दिल की दूसरी धड़कन। गर्म सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में नाच रही थी, पर यह चमक नकली और धोखा देने वाली लग रही थी। मैं बार पर बैठा था, हाथ में व्हिस्की का गिलास, एम्बर रंग की शराब को धीरे धीरे झूलते हुए देख रहा था। यहां मैं एलिनी के ख्यालों को भुलाने आया था, खुद को इंद्रियों के शोर में डुबोने के लिए। लेकिन शराब ने सिर्फ उसकी अनुपस्थिति की चेतना और तेज कर दी। हर घूंट के साथ उसकी याद और गहरी होती जा रही थी और मैं खुद को उसी खालीपन में पा रहा था जिसे भरना असंभव था। फिर क्या मैंने देखा? बाहर के दूर एक कोने में एलिनी। क्या यह सच था या मेरी पहली शराब का भ्रम? नहीं, नहीं, वो सच में वहां थी, ऊंचे टेबल पर अकेली बैठी। उसके चारों ओर उसके दोस्त हंसी खुशी में मग्न थे। मरिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ खिलखिला रही थी, छोटे छोटे राज साझा कर रही थी, और लेना अपने डेट के साथ नाच रही थी। उसकी हंसी संगीत के ऊपर बुलबुले की तरह उठ रही थी। और एलिनी, वह जूस की चुस्की ले रही थी, होठों पर हल्की फिक्र, आंखों में सतर्कता। उसकी निगाहें पूरे कमरे को पड़ रही थीं। हर चेहरा, हर हाव भाव उसके लिए मायने रखते थे। बाकी सब आराम में थे, हंसी में खोए हुए। लेकिन एलिनी, वह बिल्कुल अलग थी, एक छोटी सी द्वीप की तरह शांत और स्थिर, जो हर हलचल के बीच अपनी स्थिति बनाए रख रही थी। उसका शरीर शांत था, पर उसकी आंखों की तीखी चमक ने मुझे झकझोर दिया। हर हल्की हरकत, हर मुस्कान, हर नजर, कुछ भी उसकी सतर्कता को भंग नहीं कर पा रहा था। वह कमरे की हर ऊर्जा को महसूस कर रही थी और फिर भी खुद को उन हलचल भरे क्षणों से अलग रख रही थी। उसकी यह नाजुक और मजबूत स्थिरता मुझे और उसके बीच की दूरी का एहसास करा रही थी। वह बाकी सबसे कितनी अलग थी, कितनी खूबसूरत, कितनी इनोसेंट, कितनी सुंदर, बेइंतहा खूबसूरत। और इस ख्याल ने मेरे भीतर एक अजीब, खतरनाक स्नेह जैसा एहसास जगाया। मैं बार की ओर बढ़ा, अपना शराब गिलास फिर से भरवाने के लिए। तभी एलिनी रिसेप्शन की ओर बढ़ी, टैक्सी बुलाने के लिए। और हमारे रास्ते, जैसे किस्मत ने तय किया हो, दरवाजे के पास टकरा गए। यह कोई आम टकराव नहीं था, यह हमारी तकदीरों की टकराहट थी। मैं जूस की चुस्की ले रही थी, आंखें कमरे की हर हलचल पर सतर्क। मेरे दोस्तों के चेहरे आराम में थे और मेरे विपरीत। हमेशा देखती, हमेशा इंतजार करती कि अगला संकट कब आएगा। वे सुरक्षित हैं, मेरे दोस्त खुश हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं? यह ख्याल आया, कड़वाहट और लालसा के साथ। एक गहरी निराशा, जैसे डूबते हुए किसी की सांस रुकती हो। मैंने अपने दोस्तों को देखा, प्यार और ईर्ष्या के मिश्रित भावों के साथ। सोचा, क्या कभी मैं बिना मौत की छाया, बिना पुराने दर्द, बिना उस आदमी और तकदीर के बोझ के जी सकती हूँ? मैं रिसेप्शन की ओर बढ़ी, टैक्सी बुलाने के लिए, उस घुटन भरी गर्माहट से बचने को, जिसे मैं कभी पूरी तरह महसूस नहीं कर सकती। क्या आप शराब नहीं पीती, मिस एलिनी? मैं पलटी, मेरा दिल गले तक उछल गया। प्रोफेसर क्रिस्टोफर, मैं मैं आपको नहीं देख पाई। मेरा हाथ अपने सीने की ओर गया, जैसे उस दिल को शांत करने के लिए जो पसलियों को तोड़कर बाहर निकलने की धमकी दे रहा हो। उसे देखकर, उसकी तूफानी ग्रे आंखें, सजे बाल और सूट जैकेट जो उसके चौड़े कंधों पर फिट बैठा था, मुझ में एक अजीब तरंग दौड़ गई, जो मेरी रूह को झकझोर रही थी। ओनली क्रिस्टोफर, प्लीज। मिस एलिनी, क्योंकि अब हम क्लास में नहीं है ना। उसने हल्की मुस्कान दी, शायद मुझे आराम देने के लिए। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा। अपने दुखों में डूबने आया हूं। उसकी आवाज में हल्का मजाक था, लेकिन उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रहा था। और तुम? उसने पूछा। अपने दुखों से बचने आई हूं, मैंने जवाब दिया। हमने अजनबी की तरह बातें की, मौसम, काम, बार का संगीत, लेकिन सतह के नीचे तनाव सांप की तरह लिपटा हुआ था। उसकी निगाहें मेरे होठों पर टिक गई थीं। मुझे याद आया, उसके ऑफिस में कितने करीब थे हम, केवल एक सांस की दूरी पर मेरी पहली किस। मेरी उंगलियां पानी के गिलास में स्ट्रॉ को मरोड़ रही थीं।
घबराहट बाहर झलक रही थी। प्लास्टिक मेरे पकड़ में मुड़ रहा था। मेरे दोस्त हाथ हिलाते हुए हंसी और उलझन में बाहर चले गए। मुझे जाना चाहिए, मैंने कहा, आवाज में राहत और पछतावा दोनों। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स। गुड नाइट मिस एलेनी। मैं बिना पीछे देखे चली गई, लेकिन उनकी निगाहों का एहसास मेरे पीछे रह गया। मुझे पता था वह अभी भी मुझे देख रहे थे। हमारी छोटी सी बातचीत की गर्माहट ठंडी रात की हवा में भूत की तरह बनी रही। एक पल के लिए पीछे मुड़ने का मन किया, लेकिन डर ने बाजी मार ली। मुश्किल से मैंने बार के दरवाजे से बाहर कदम रखा, बिना पीछे देखे।